हमारा मुख्य उद्देश्य है गांव के किसानों को कैसे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव किया जाए। आज के दिन में भी जो हमारा दूध का प्रोडक्शन है वो 230 मिलियन मेट्रिक टन है। 20 मिलियन टन से 230 मिलियन मेट्रिक टन का सफ़र तय हुआ है। जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहकारिता जो हमारी संस्थाएं हैं उससे जोड़ना। आज के दिन में हमारा जो ग्रोथ रेट है, दूध का जो उत्पादन रेट है, जो हम 6% CAGR से बढ़ रहे हैं। ये एक चैलेंज होगा कि इतना सारा दूध अगर हमारी डिमांड उसी रेट से नहीं बढ़ती है तो सरप्लस रहेगा। भारत में जब दुग्ध क्रांति की बात आती है तो उसमें एनडीडीबी का रोल काफ़ी अहम हो जाता है और गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में और ख़ास करके एनिमल हस्बेंड्री में तरह तरह प्रयोग करने में, इन सभी उद्देश्यों को कैसे एनडीडीबी पूरा कर रहा है, इस पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश सी शाह जी। अभी कैसे एनडीडीबी काम कर रहा है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या हैं, इन सभी पे विस्तार से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एनडीडीबी का जो ध्येय है, जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, गांव में लोगों की लाइफ कैसे चेंज कर रहा है, एनडीडीबी उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? हमारा मुख्य उद्देश्य है गांव के किसानों को दूध एक जरिया है जिससे डेयरी डेवलपमेंट के थ्रू कैसे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव किया जाए। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, महिलाओं को आगे लाना हो, दूध की उनकी अच्छी उनको प्राइस मिले, तो वो हम सहकारिता के थ्रू कर रहे हैं। तो हम सहकारी तो सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी से यूनियन बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर एक स्टेट लेवल का फेडरेशन हो जाता है। तो ये जो एक आनंद मॉडल जो उभर के आया था ऑपरेशन फ्लड में, एनडीडीबी उसको पूरे देश में लागू किया। 1970 में हमने काम चालू किया था ऑपरेशन फ्लड पहला, जो 1996 तक हमने 3 ऑपरेशन फ्लड के 3 फेज़ चलाए। तो वो 1996 में जब हमने ऑपरेशन फ्लड ख़त्म किया, 1998 में हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर देश बन गए और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन गए। आज के दिन में भी जो हमारा दूध का प्रोडक्शन है वो 230 मिलियन मेट्रिक टन है। 20 मिलियन टन से 230 मिलियन मेट्रिक टन का सफ़र तय हुआ है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो उस टाइम में 115 ग्राम प्रति पर्सन प्रतिदिन होती थी, आज हम देखेंगे वो 459 ग्राम है। तो वर्ल्ड की अगर आप एवरेज देखेंगे उससे भी आज हमारी प्रति व्यक्ति जो दूध की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो हम अभी ये आत्मनिर्भर बिल्कुल एक अच्छे सेंस में हो चुके हैं। पशु ज़्यादा है इसलिए हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक पशु कितना दूध दे रहा है वो हम देखेंगे तो बाहर के जो डेवलप कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में हम काफ़ी कम हमारी प्रोडक्शन है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम अभी काम करते हैं, कैसे हम दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और कम पशुओं से बनाएं। दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहकारिता जो हमारी संस्थाएं हैं उससे जोड़ना। तो उसके लिए भी हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा गांव को कैसे सहकारिता से जोड़ा जाए और डेयरी एक ऐसा माध्यम बने जिससे इनको उनकी आय बढ़े। अभी नया सहकारिता मंत्रालय बना है, उसके साथ मिलके हमने प्लान बनाया है। देश में जितनी भी ग्राम पंचायत विलेज हैं, जितने भी विलेजेस हैं जिसमें ग्राम पंचायत हैं, उसमें हम डेयरी, फिशरीज या पैक्स, तो एग्रीकल्चर, डेयरी या फिशरीज़ की एक सोसाइटी ज़रूर बनाएंगे, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे पैक्स हो। बट जो भी बनेगा वो तीनों के लिए काम करेगा, मल्टीपर्पज़ होगा। 2 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिसमें आज नहीं है ऐसे ग्राम पंचायत के विलेज, तो वहाँ पे हमने पूरा प्लान बना लिया है। तो ये 2 बड़े पहलू पे हम काम करते हैं, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहकारिता नेटवर्क के थ्रू उनका एक अच्छा उचित दाम उनकी प्रोडक्ट के लिए दिलाना। सहकारिता एक दुधारू गाय की तरीके से रही मानी जाती है और इसको
मतलब वो चीज़ नहीं पनप पाई जो होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद, गवर्नमेंट का इतना फोकस आने के बाद, क्या एक आमूल-चूल परिवर्तन होंगे? अभी जो हम सहकारिता मंत्रालय से जो काम कर रहे हैं उसको नाम ही ऐसा दिया है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ उसी को तेज गति से बढ़ाने के लिए कि वाइट रिवॉल्यूशन 1 हुआ, लेकिन आज के दिन में हम करीब 30% गाँव में सहकारिता के थ्रू हम पहुंच पाए हैं। अभी भी देश के काफ़ी हिस्से हैं, काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पे किसानों को वो मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है। ये दिखने कब तक ले जाएगा? अभी तो आपने पूरा प्लान बनाया है। हाँ, एक हमने पायलट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 जिलों में हमने एमपी में इंदौर, हरियाणा में जींद और कर्नाटका में एक आई थिंक चिकमंगलुरु या कोई जिला था, जहाँ पे हमने ऐसे जितने गांव थे ग्राम पंचायत वाले वो ज़िले में जहाँ पे सोसाइटी नहीं था वहाँ हमने सोसाइटी बना दिया। और कुल मिला के कुछ 80 सोसाइटी बने, 79 या 80। और वो आज 5-6 हज़ार लीटर से ज़्यादा दूध ऑलरेडी कलेक्ट करके वो रिस्पेक्टिव वहाँ पे जो कोऑपरेटिव संस्था है उनको दे रहे हैं। तो ये हमने एक पायलट बनाया, हमें पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये मॉडल आगे चलेगा। पैक्स को अभी करना है हमें मल्टीपर्पज़, तो एनडीडीबी बोर्ड ने 1000 पैक्स करने के लिए स्कीम ऑलरेडी अप्रूव कर दी है। तो हम ऐसे पैक्स और ऐसे गांव आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पैक्स है उसको हम डेयरी चालू कराएंगे, जहां पैक्स नहीं है ऐसे ग्राम पंचायत विलेज में नई पैक्स बना के या नई सोसाइटी बना के हम चालू करेंगे, जिसके लिए पूरा फाइनेंशियल प्रोविज़न एनडीडीबी करे। तो ये 1000 गांव और अभी ज़मीन पर आ चुके हैं, मतलब वो चालू हो गया है। इसके बाद आगे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री, वो इसको बड़े पैमाने में करने के लिए, क्योंकि 2 लाख कवर करना है तो काफ़ी बड़ा एफर्ट्स भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। तो उसके लिए 50,000 गांव में नई सोसाइटी या पैक्स और 50,000 में जहां आज के दिन में जैसे यूपी की बात करें काफ़ी जगह पे सोसाइटी है लेकिन चल नहीं रही है, तो उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये करीब करीब 1 लाख विलेजेस में सोसाइटी आइदर बनाने या स्ट्रेंथन करने के लिए नई स्कीम हमारी अभी चल रही है, जो जिसका ईएफसी मेमो वगैरह बन चुका है। तो तब तक फिर वो स्कीम भी चालू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल हमारा प्लान बना हुआ है और अगले 4 से 5 साल के समय में हमें इसको पूरा करना है। एफएमडी वैक्सीन इंपोर्ट होता था अपने देश में, जब हमने ऑपरेशन फ्लड चालू किया उसकी कीमत 15 रुपये के आसपास एक डोज की होती थी। हमने चालू किया यहाँ पे बनाना, हैदराबाद में कंपनी काम करती है, हमने वो वैक्सीन 2.5 रुपये से बेचना चालू किया। आज के दिन में भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो वैक्सीन 19 रुपये में दे रहे हैं, 18 रुपया 90 पैसा। तो ये एक्सचेकर का भी पैसा बचाता और है। पहले वो जो फॉरेन कंट्री से आती थी या जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती वो कितने की आती थी? उस टाइम में 15 रुपया था। 1970 की बात कर रहा हूँ, 1973-74 में। आज हम 18 रुपया में दे रहे हैं, उस टाइम में 2 रुपया में चालू किया था, 2.5 रुपया में बना के। जो हमारी पुरानी देसी नस्लें थी वो बाहर बहुत अच्छा कर रही है, चाहे गिर की बात करें ब्राज़ील में अच्छा कर रही है, लेकिन मैं अभी भारत में देखता हूँ अभी भी एचएफ और इन सब का रहता है। देसी गायों को संवर्धन के लिए उनके लिए क्या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के लिए या इनको जो बढ़ाने के लिए क्या काफ़ी चीज़ें काम चाहिए? हो रहा है अभी। नेशनल डेयरी प्लान में हमने प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम लिया था। उससे पहले एनडीडीबी ने अपनी ओर से 1995-98 से हमने अपने प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम चालू करके इंडिजिनस ब्रीड के संवर्धन के लिए काम चालू किया। और धीरे 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 करके हमने हमारी जो ब्रीड है उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोजेनी टेस्टिंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आप जो ब्राज़ील की बात कर रहे हैं गिर की, तो उन्होंने हमारे से बहुत पहले प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम चालू किया। गाय यहीं से गई, बट वो पीटी प्रोग्राम चालू करके उन्होंने उसकी कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन उत्पादकता बढ़ाई। वो प्रोग्राम हम थोड़ा लेट हुए, हमने 2000 के मतलब हमारी गाय पे उन्होंने जल्दी शुरू कर दिया। उन्होंने पहले चालू कर दिया, हमने 2000 से चालू कर दिया, फिर उसको नेशनल डेयरी प्लान में लिया, 2019 तक वो चला और उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया तो उसमें भी चल रहे हैं। तो सारे हमारे जो इंडिजिनस ब्रीड हैं उसके पीटी या पीएस प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज के दिन में हमारे पास भी ऐसी गिर गायें हैं जो अब ब्राज़ील के बराबर यहाँ पे दूध दे रही हैं, या ऐसी भी गायें हैं जो कांकरे जैसी हैं
जो ब्राज़ील के बराबर दूध दे रही हैं। भारत में जो एनिमल हस्बेंड्री और ग्रो करे, अभी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे अधिक काम करने की ज़रूरत है? हमारा सबसे पहला एम है या ऑब्जेक्टिव है कम पशुओं से ज़्यादा दूध लेना, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, उसको कम पशु से ज़्यादा दूध मिलेगा, उसकी आय बढ़ेगी। दूसरा हमारा मेजर फोकस है, आज के दिन में आप सुन रहे हैं दूध में एडल्ट्रेशन का काफ़ी इश्यूज आता है। बहुत सारा दूध इसलिए आता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। आज के दिन में जो दूध होता है उसका करीब करीब 40% किसान खुद रखते हैं अपने खुद की ज़रूरियात के लिए। बाकी का जो 60% है वो मार्केट में आ जाता है क्योंकि वो सरप्लस है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट हमारा ये एम है कि ये जो सरप्लस दूध आता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना चाहिए। तो हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि आज के दिन में जो 30% और 70% है, क्या हम आगे जाके इसको 50-50, 60-40 तक आगे बढ़ें ताकि कंज्यूमर तक एक अच्छे, कंसिस्टेंट और बेटर क्वालिटी के दूध और दूध के प्रोडक्ट्स पहुँचें। हमारी तीसरी कोशिश ये है कि सस्टेनेबल डेयरिंग, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो आज के दिन में जो दूध में या दूध के जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो वाटर फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको हम पहले तो समझे आज के दिन में हम कितना कर रहे हैं, और अगले कुछ सालों में पर्यावरण को अच्छी तरह सुरक्षित रखने के लिए इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, क्या हम कार्बन न्यूट्रल या नेट ज़ीरो डेयरिंग की ओर बढ़ सकते हैं। बायो सीएनजी और ये बायोगैस, ये सारा कुछ ये तो सारा आपका मिला के जो है आगे जाके क्या हम एक नेट ज़ीरो कार्बन करके हम डेयरी बन सकते हैं। तो ये एक तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसको लेके हम आगे कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है, जो हमें लगता है कि आज के दिन में शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आगे जाके इम्पोर्टेंट बनेगी। आज के दिन में हमारा जो ग्रोथ रेट है, दूध का जो उत्पादन रेट है, जो हम 6% CAGR से बढ़ रहे हैं। ये एक चैलेंज होगा कि इतना सारा दूध अगर हमारी डिमांड उसी रेट से नहीं बढ़ती है तो सरप्लस रहेगा जो हमारे देश में नहीं बिक पाएगा। और आज के दिन में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है दूध का, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स का जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, उसमें हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी ज़्यादा है, मैंने बोला लेक्टो वेजिटेरियन पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो आज के दिन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अगले 20 साल या 25 साल का अगर हम रोड मैप देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें एक अच्छा हिस्सा हमें लेना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ से जो एडिशनल वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऐड होती है किसान के प्रोडक्ट्स की, वो ज़्यादा प्राइस हम किसान को दे पाएँ ताकि किसान इस धंधे में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे एनडीडीबी के चेयरमैन विनय सिंह शाह जी से, और उन्होंने बताया कि कैसे भारत में डेयरी सेक्टर की आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अभी क्या स्थिति है, और इस पे काफ़ी विस्तार से आगे के प्रोजेक्ट्स पे हमें जानकारी दी। इसी तरीके की जानकारी के लिए देखते रहिए गाँव न्यूज़। थैंक यू।